नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आप लोगों का स्वागत है और मैं आपसे मिलने आ चुकी हूँ आपकी दोस्त बबीता। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर को, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है और टाइम थोड़ा सा कम है। तो इस टाइम को अपने हाथ से नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस एपिसोड को। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में एक भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के शिक्षक के घर में एक छोटे से बालक का जन्म हुआ। बचपन से ही ये लड़का होशियार था। केवल 12 साल की उम्र में अपनी मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण होकर असल में वो विदेश जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन अपनी खराब तबीयत की वजह से उसे विदेश जाने से इनकार कर दिया गया। आखिर मद्रास के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक शास्त्र की शिक्षा पाकर और फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर इसने सरकार के लिए काम शुरू किया। लेकिन दोस्तों, ये किसे पता था कि कुछ साल बाद इनका नाम भारत के सारे विद्यार्थी जान जाएंगे। नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन। 20वीं सदी की शुरुआत में मॉडर्न फिजिक्स की उभरती दुनिया में आइंस्टाइन, नील्स बोर और प्लैंक जैसे महान नामों के बीच एक भारतीय नाम था सर सीवी रमन का। लगभग 19 साल की उम्र में कोलकाता के फाइनेंस डिपार्टमेंट में रमन असिस्टेंट जनरल के पद पर काम करने लगे, लेकिन विज्ञान के प्रति उनका प्रेम अभी भी जागृत था। एक बार दफ्तर की ओर चलते चलते उनकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी, जिस पर लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और दोस्तों, उसी दिन वो उस जगह पहुंच गए जहां उनकी मुलाकात आशुतोष डे से हुई। आशु बाबू अगले 25 साल रमन के सहायक के रूप में काम करते रहे। ये एसोसिएशन असल में भारत की पहली वैज्ञानिक संस्था थी। 1917 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कोलकाता यूनिवर्सिटी में अपने पिता की तरह भौतिक शास्त्र पढ़ाने लगे। दोस्तों, यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? असल में तो आकाश अवकाश का ही एक भाग है, तो उसका रंग काला होना चाहिए। अगर पानी रंगहीन होता है तो समुद्र नीला क्यों दिखता है? 1921 में यूरोप का सफर करते हुए गहन नीले समुद्र और बर्फीली हिम चट्टानों को देखकर रमन जी के मन में भी यही सवाल आए थे। और इनके जवाब कुछ आसान नहीं है दोस्तों। इनके जवाब छिपे हैं सूरज से आने वाले प्रकाश के गहन संशोधन में। जब रमन भारत लौटे तो उन्होंने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। उसी दौरान महान वैज्ञानिक कॉम्पटन ने किरणों के बिखरने पर संशोधन किया था, जिससे उन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। रमन ने उनकी तकनीक को आगे बढ़ाकर सामान्य प्रकाश पर आजमाया और जन्म हुआ रमन इफेक्ट का। जब प्रकाश किसी पारदर्शक परत को पार करता है, तब उसकी कुछ किरणों की मूलभूत वेवलेंथ में बदलाव आ जाता है और वो बिखर जाता है। सूरज से आने वाला प्रकाश जब हमारे वातावरण की पारदर्शक परत पार करता है, तब उस पर यही प्रभाव पड़ता है। Nature, you see, does her best in a garden. She is putting out her loveliest for our benefit. It's up to us to try and understand what she does and why she does it. To find, you see, the world around us is full of objects that demand. I, when I look at, I got that big
bunch of jacaranda flowers. Most amazing sight. Hundreds of flowers, all identical, all showing the same lovely blue color. Why is this? Why does it look like a lovely blue color, I wish I could present you the bunch of that. I've got trees in front, I said, why is that? Why is that? They say, that's how the thing started really, and my work started with jacaranda. I've gone on with other things. No, but that's the whole point. See, the real science begins when you are really interested in something, and you want to find out. महान शास्त्रज्ञ रदरफोर्ड ने कहा था कि रमन इफेक्ट शायद इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। अपनी इस खोज को उन्होंने 1928 में बेंगलोर में प्रदर्शित किया और 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अचरज की बात तो ये है दोस्तों कि दुनिया के इस सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किए हुए संशोधन में केवल 200 रुपए ही लगे थे। रमन को जब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तब उनके शब्द बहुत गहरे थे। वो लिखते हैं, जब नोबेल पुरस्कार के बारे में मुझे पता चला तो मुझे अपने आप पर बहुत गर्व हुआ। 7 सालों की मेरी अथक मेहनत के लिए आखिर मुझे पहचान मिली। लेकिन जब मैं उस पुरस्कार को पाने के लिए उस हॉल में पहुंचा तो मैंने देखा कि गोरों की भीड़ में मैं अकेला भारतीय हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं था, बल्कि मैं यहाँ अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो तिरंगे की जगह ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था। ये देखकर मुझे काफी दुख हुआ। इस महान शास्त्रज्ञ ने रमन इफेक्ट के अलावा लगभग 450 पेपर्स लिखे। इसमें इतने अलग अलग प्रकार के संशोधन शामिल हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। प्रकाश की तरह आवाज के प्रति उतने ही उत्सुक होने वाले रमन ने तबला और मृदंगम की रचना के बारे में मौलिक संशोधन किए हैं। इसके अलावा एक और महान कार्य उनके हाथों से हुआ और वो है शिक्षा प्रदान करना। वो खुद तो एक प्राध्यापक थे ही, लेकिन उनका मानना था कि भारत की प्रगति और सफलता की पूंजी होगी ज्ञान का विवरण। खासकर स्त्रियों के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। गणित और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने चेन्नई में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना में उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया। इसके अलावा इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेज नाम की संस्था उन्होंने बेंगलोर में शुरू की। दोनों संस्थाएं आज भी कार्यरत हैं और भारत के कुछ सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों, सर सीवी रमन के सम्मान में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। सच में दोस्तों, ऐसे महान वैज्ञानिक और गुणवान पुरुष का जन्म हमारे देश में होना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है और इसीलिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम आज सीवी रमन जी को सलाम करती है। Born to be remembered. Born to be remembered. 19वीं सदी में हमारे देश पर ब्रिटिश सरकार कब्जा कर चुकी थी। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों ऐसी परिस्थिति के बारे में जब हमारे देश पर किसी पराये का राज चले, एक पूरे महाखंड के साथ मानो नौकर की तरह बर्ताव किया जाए। ऐसी परिस्थिति में देश को जरूरत थी एक ऐसे नेतृत्व की जो लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत कर पाए, देशवासियों को खुद पर और खुद की ताकत पर विश्वास जगाए और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए विश्वास पैदा करे। ऐसा नेतृत्व हमें मिला 3 महान स्वतंत्रता सेनानियों से, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और दोस्तों, हम इन्हें जानते हैं लाल, बाल और पाल के नाम से। उन्होंने अपने विचार, लेखन और नेतृत्व से पूरे देश में खुद पर गर्व की भावना जागृत की। आखिर हमारे देश का इतिहास महान है। प्राचीन काल से देश की संपन्नता और देशवासियों का स्वाभिमान ब्रिटिश सरकार ने छीन लिया था और इन 3 वीरों ने वो स्वाभिमान हमें लौटा दिया।
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को बांग्लादेश में हुआ था। 1857 की महान जंग के एक ही साल बाद जन्मे बिपिन चंद्र में मानो उस पहली जंग के शहीदों की आत्माएं निवास कर रही थीं। बिपिन चंद्र असल में तो एक सामान्य विद्यार्थी थे, लेकिन बचपन से ही उनकी सोच बहुत गहरी थी और शायद इसी वजह से उन्हें लाहौर के ट्रिब्यून वर्तमान पत्र के एडिटर बनने की संधि मिली। सन 1901 में इंडिया नाम का एक अंग्रेजी नियतकालिक उन्होंने शुरू किया। इन सब चीजों का उद्देश्य एक ही था। उन्हें पता था कि जब तक सामान्य भारतीयों के मन में सरफरोशी की तमन्ना नहीं उमड़ेगी, तब तक देश आजाद नहीं होगा। अपने क्रांतिकारी लेखन से वो अंग्रेजों के अत्याचारों को देश के सामने लाते रहे। 1908 और 1911 तक उन्होंने लंदन में ही स्वराज नाम का नियतकालिक शुरू किया। दोस्तों, ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी। सच, बिपिन चंद्र पाल बिल्कुल निडर थे। श्री औरबिंदो ने बिपिन चंद्र पाल जी को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा है। लाल, बाल और पाल, इन तीनों ने मिलकर स्वराज और स्वदेशी का प्रसारण किया। ब्रिटिश चीजों का इस्तेमाल छोड़कर भारतीय चीजें और संस्कृति अपनाने पर उनका विश्वास था। स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से और विदेशी वस्तुओं को जलाकर उन्हें ब्रिटिश सरकार को दिखाना था कि हम उन पर निर्भर नहीं हैं। सन 1905 से 1907 तक चली स्वदेशी मूवमेंट के वो प्रमुख नेता थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा सरकार से आजादी की मांग करने से कई साल पहले से वो आजादी का प्रतिपादन कर रहे थे। जब 1905 में बंगाल का विभाजन ईस्ट और वेस्ट में कराया गया, तब लाल, बाल और पाल ने इसका कड़ा विरोध किया। अपने लेखन से उन्होंने देश में एक अलग हलचल का निर्माण किया और ये एक सच्चे नेतृत्व की पहचान थी। और फिर 1920 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन अपना लेखन उन्होंने मरते दम तक नहीं छोड़ा। 20 मई 1932 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ ही देश ने एक सच्चे पुत्र को खो दिया। दोस्तों, शायद आज के जमाने में भी उनकी कही हुई बात बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कि कोई एक व्यक्ति कभी किसी विचारधारा से बड़ा नहीं हो सकता और किसी एक व्यक्ति को देश से ज्यादा महत्व भी नहीं दिया जा सकता। आज के राजनीतिक वातावरण को देखकर ये लगता है कि समाज को ये सीख देने के लिए शायद एक बार फिर बिपिन चंद्र पाल हमारे देश में जन्म लेते तो अच्छा होता। दोस्तों, भारत के सबसे महान अभिनेताओं में शायद एक नाम हमेशा रहेगा, कमल हासन का। अपने अभिनय की परिपक्वता से उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया है। अपने किरदार के लिए उनकी मेहनत और लगन तो कुछ और ही थी। किसे याद नहीं चाची 420, जिसमें उन्होंने एक स्त्री भूमिका करके हम सबको हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया था। कोई काम था? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। तुम पीछे पीछे क्यों आए हो? लक्ष्मी जी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ शंका है, मुझे पूछना है तुमसे कुछ। क्या शंका है? पूछना ये है कि तुम तो ब्राह्मण हो, बराबर? हाँ। और जय के लिए खाना पकाने आई हो, बराबर? हाँ। लेकिन हमारा जय तो मांस मच्छी खाता है, तुम ब्राह्मणों के कैसे पकाओगी? ये जय का और मेरा मामला है, तुम बीच में क्यों टांग अड़ाते हो? या फिर प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की इस सदी की 100 फिल्मों की सूची में स्थान पाने वाली मणिरत्नम की नायकन, जिसमें कमल हासन का गॉडफादर से मिलता जुलता किरदार था। भाई वेलू भाई, अल्लाह ताला की मर्जी,
इंसान के इख्तियार कुछ भी नहीं. पुरीला भाई यार का अड़गड़ पट्टा यार ना पैसा निकलेंगे यार कहना वेलू भाई हिम्मत रखो, मेरा बेटा आपका बेटा है. पुरीला कोले यार की वेलू भाई, माय सन इज योर सन. 6 साल की कोमल आयु से पर्दे पर आने वाले कमल हासन ने बचपन में ही दिखा दिया था कि वो एक महान कलाकार थे। अपनी पहली फिल्म कलातुर कन्नम्मा में श्रेष्ठ तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन के साथ एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सम्मान किसी सामान्य कलाकार को नहीं मिलता। कमल हासन के लंबे और सफल कार्यकाल की ये शुरुआत थी। इसके बाद बाल कलाकार के रूप में लगभग 5 फिल्में करने के बाद अगले 9 साल उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। 1972 में तमिल फिल्म दुनिया में फिर से पदार्पण करने के बाद आखिर 1975 की अपूर्व रंगल ने उन्हें अभूतपूर्व यश दिया। इस फिल्म में वो उम्र में अपने से बड़ी औरत के प्रेमी के रूप में दिखाई दिए। इस किरदार के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। एक दूजे के लिए ये उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और अपनी फिल्म सागर से तो उन्होंने एक नए इतिहास का निर्माण किया। मुन्ना इसे समझाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मुन्ना इसे समझाओ, तुम्हारी नजरों में मैं कुछ नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ। कहाँ तुम, कहाँ मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि तुम, और अगर कभी सोचा भी हो तो क्या। उनकी फिल्म गिरफ्तार में वो 2 महान भारतीय अभिनेताओं के साथ नजर आए। एक थे रजनीकांत और दूसरे थे अमिताभ बच्चन। 1987 की तमिल फिल्म नायकन में उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका निभाई। तमिल गॉडफादर कही जाने वाली इस फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार तक छलांग मार ली। कमल हासन ने अपने कार्यकाल में एक साइलेंट फिल्म में भी काम किया है और इसका नाम था पुष्पक। और दोस्तों, आज भी इस फिल्म को स्पीचलेस क्लासिक से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, फिल्म अप्पू में उन्होंने एक सर्कस के नाटे से जोकर का किरदार निभाया। इस किरदार के लिए उन्होंने अपने पैर बांधकर घुटनों पर खड़े होकर काम किया। सच में अपनी इतनी कड़ी मेहनत की वजह से ही कमल हासन का नाम आज सबकी जुबां पर है। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। के सच सच कहता मैं, डट के रहता मैं। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। दोस्तों, आपको याद होगा वो फिल्म जिसमें श्रीदेवी के साथ उन्होंने काम किया था। मैं बात कर रही हूँ सदमा फिल्म की। इस फिल्म में तो उन्होंने अभिनय के सारे मुकाम पार कर लिए थे। दोस्तों, अगर कमल हासन की सारी फिल्मों के बारे में हम आपको बताएं ना, तो हमारा समय कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। अमिताभ, शाहरुख, रजनीकांत जैसे कई श्रेष्ठ कलाकारों ने कमल हासन को अपना प्रेरणा स्थान माना है और महान चित्रकार M.F. हुसैन ने उनके बारे में कहा कि वो भारतीय फिल्म जगत के सबसे उत्तेजक कलाकार हैं। I sort of went with the flow. What I enjoyed most was entertaining people, being entertained, and probably giving back for what I've received. When I act, I'm giving back to Mr. Shivaji Ganesan what I received from him. He may not be around, but it's a sort of it's a continuous circle, but not vicious. इस अभ्यासु, परिपक्व और श्रेष्ठ रंगकर्मी का आज जन्मदिन है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से कमल हासन को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अब बात ऐसी शख्सियत की जिनको आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा।
हम बात करने वाले हैं मारिया स्कोदोस्का क्यूरी यानी मैरी क्यूरी की, जिनका जन्म 1867 में आज ही के दिन पोलैंड में हुआ था। मारिया के माता पिता अध्यापक थे। जिस वक्त मैरी का जन्म हुआ, पोलैंड का राजनीतिक वातावरण काफी अस्थिर था। उनकी माता की असमय मृत्यु के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ गई थी। जन्म से 24 साल की उम्र तक वो अपने जन्म स्थान पर ही रहीं। दोस्तों, जिस वक्त वार्सो विश्वविद्यालय में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, उस समय उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में नामांकन कराने का निश्चय किया, जो कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनकी पहुंच से बाहर था। मैरी ने 4 वर्षों तक घरेलू अध्यापिका का काम जारी रखा और अंततः पेरिस से बहन का बुलावा आ गया और मैरी सब कुछ भूलकर एक नए भविष्य की ओर चल दी। पेरिस में उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई। When I came in, Pierre Curie was standing in the window. He seemed very young to me, though he was aged 35. I was struck by the expression of his clear gaze and by a slight appearance of carelessness in his lofty stature. ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद क्यूरी दंपत्ति ने एक गोदाम नुमा कमरे को प्रयोगशाला का रूप देकर शोध कार्य आरंभ किया। उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है और इससे ये प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कई अज्ञात सक्रिय तत्व हैं और तत्काल शोध कार्य उस अज्ञात तत्व की तरफ मुड़ गया। अंततः शोध कार्य सफल हुआ और एक नए तत्व की खोज हुई, जिसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलोनियम रख दिया। दूसरी तरफ उन्हीं के एक सहयोगी ने रेडियम की खोज का दावा किया। इन दावों को मान्यता तब मिलती जब वो इन तत्वों को शुद्ध रूप में प्राप्त करके इनकी भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या करते। ये एक कठिन कार्य था, खासकर तब जब उनके पास न तो प्रयोगशाला थी और न ही उपकरण और कच्चे खनिज की पर्याप्त मात्रा, और उस पर भी गोदामनुमा प्रयोगशाला में न ही गैस निकासी की व्यवस्था थी और न ही सामान्य किस्म के उपकरण ही पर्याप्त थे। और दोस्तों, वहाँ का वातावरण भी काफी दूषित था। पियरे दंपत्ति ने शोध कार्य में खुद को इस कदर डुबो दिया कि उनका सामाजिक जीवन लगभग खत्म हो गया। पियरे ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष अपने द्वारा किए गए शोध पर एक व्याख्यान दिया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद सन 1903 में ही क्यूरी दंपत्ति को बेकुरल के साथ भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, बल्कि इन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली। दोस्तों, प्रसिद्धि के कुछ अंधेरे पहलू भी होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों से मुक्त हुई किरणें बहुत तीक्ष्ण होती हैं। इनसे जीवित कोशिकाएं नष्ट होने का खतरा होता है। कई बार शरीर पर जलने के घाव बन जाते हैं। ज्यादा समय रेडियो सक्रिय पदार्थों के बीच रहने के कारण मैरी को रक्त अल्पता और थकान का अनुभव होने लगा और पियरे को भयावह दर्द के दौरे पड़ने लगे। इन विकिरण जनित बीमारियों के चरम तक पहुंचने के पूर्व ही एक दुर्घटना में पियरे का निधन हो गया। तब वो महज 47 साल के ही थे। इस दुर्घटना के बाद मैरी टूट गयी और दोस्तों, फिर भी मैरी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी खोज जारी रखी। इसी बीच 1911 में उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार मिला रसायन शास्त्र में उनके योगदान के लिए। 2 नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला वैज्ञानिक हैं। विज्ञान जगत की इस महान विभूति की 4 जुलाई 1934 को कैंसर के चलते मृत्यु हो गई। वो मरकर भी लाखों लोगों को जीवन दे गईं। उनकी मौत का मुख्य कारण रेडियो एक्टिव किरणें थी। कहते हैं कि शोध करते समय क्यूरी ने कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए। यही वजह उन्हें मौत के और करीब ले गई। मैरी क्यूरी और उनके पति को पास ही के एक छोटे से चर्च में दफना दिया गया। Her doctor gave the cause of death as aplastic pernicious anemia.
Her bone marrow had been injured by the long accumulation of radiation. So it seemed her child, radium, had killed her. She was buried in this cemetery just outside Paris, where she shared a grave with Pierre. करीब 60 साल बाद 1995 में पेरिस में उन्हें सम्मान देने के इरादे से उनके शव को कब्र से बाहर निकाला और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें फिर से दफनाया गया। इस तरह का सम्मान पाने वाली वो संभवतया अकेली महिला हैं। दोस्तों, आज मैडम क्यूरी के जन्म दिवस पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और दोस्तों, इसी के साथ आज के बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस एपिसोड को भी यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। तो अभी के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,